और इस कार के बारे में जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं चीज़ें शेयर करूँ। बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे इसकी। 1 2 3 इस तरफ दे रखा है कि मैं उंगली लगा रहा हूँ तो ऐसा कुछ मुझे फिंगरप्रिंट नजर नहीं आ रहे अपने। बाकी कुछ गाड़ियों से थोड़ा सा कम लग सकता है, थोड़ी सी उतनी प्रीमियम नहीं लगती है, मतलब इस पे कोई निशान नहीं पड़ता। यहाँ पे एक हल्की सी स्क्वीकिंग की आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस चीज को ऑपरेट करने में। तो ये एक चीज है जो मेरे को थोड़ी सी और लगी, थोड़ा सा इन्होंने फोक्सवैगन वालों ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, इसकी सीट्स नैरो लग रही हैं, ये इन कंपैरिजन टू क्रेटा एंड सेल्टॉस छोटी है, तो ये मेरे को चुभता, उसको बैठने में दिक्कत आएगी, विच वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग नजर आएगी, एक बार इसका थोड़ा बॉडी पैनल्स और चेक कर लेते। हाय एवरीवन, मैंने काफी सारी वीडियोस डाली थी हाईराइडर को और ग्रैंड विटारा को लेके, और मेरी सारी वीडियोस के अंदर नीचे काफी कमेंट्स आते थे। किसी को कुशाक के बारे में जानना था, क्रेटा के बारे में, टाइगुन के बारे में, एज अ कंपैरिजन कि वो गाड़ियां इसके मुकाबले कैसी हैं। तो उस टाइम मैं हमेशा ये कहता था कि मैं ट्राई करूंगा कि कोई कार अरेंज हो जाए एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा। शोरूम्स में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है, हो नहीं पाता है। सो फाइनली टुडे हमारे साथ फोक्सवैगन टाइगुन खड़ी हुई है एंड दिस कार इज कर्टसी अनदर यूट्यूब चैनल हम तुम यात्री। तो मिस्टर गुलशन यादव है, मैं उनसे ही मिलवाऊंगा आप लोगों को। तो उनकी कार मैंने बोरो करी है फॉर अ डिटेल रिव्यू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल्ड वॉक अराउंड करूं और इस कार के बारे में जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं चीजें शेयर करूं। सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी को बाहर से देखते हैं तो इसके लुक्स एंड डिजाइन की अगर बात करें तो दिस इज अ टिपिकल फोक्सवैगन डिजाइन। अब ये टिपिकल फोक्सवैगन डिजाइन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फोक्सवैगन स्टेबल के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो ऑडी हो, स्कोडा हो या फोक्सवैगन खुद हो, इनकी सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा जैजी नहीं होती हैं। दे आर वेरी अंडरस्टेटेड, मतलब कि आपको क्लासी अपील भी मिलेगी लेकिन साथ के साथ अंडरस्टेटेड अपील मिलेगी। सो बेसिकली ये डिजाइन ऐसा है कि ये ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लेटेस्ट फैशन कार है, और ना ही ये गाड़ी ऐसी है कि 10 साल बाद आपको लगेगी कि आउट ऑफ फैशन है। जैसे फोक्सवैगन पोलो है, गोल्फ है, फोक्सवैगन बीटल है, तो ये गाड़ियां ऐसी हैं फोक्सवैगन की कि इनका डिजाइन जो है वो टाइमलेस है एंड दी सिमिलर डिजाइन अपील कैन बी सीन इन दिस कार ऑल्सो। थोड़ा सा पास से एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। गाड़ी जो है ये बेसिकली फोक्सवैगन की इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी का सबसे पहला शॉट है। पिछली कुछ गाड़ियां ठीक से चल नहीं पा रही थी एंड दे रियलाइज्ड कि जो मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, जिसमें कि क्रेटा आती है, सेल्टॉस आती हैं, जिनकी सेल्स काफी हाई हैं, दिस इज वन सेगमेंट जिसके अंदर फोक्सवैगन ने शायद ढंग से ऑटोमोबाइल सेक्टर को टारगेट नहीं किया है एंड दिस कार इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन दैट सेगमेंट। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो सामने जो बड़ा सा लोगो है सिग्निफाइज जर्मन इंजीनियरिंग फोक्सवैगन। लोगो के दोनों तरफ आपको मिलती है ट्रिपल स्लेट ग्रिल, जो कि टॉप मॉडल के अंदर कंप्लीटली क्रोम में होती है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है दिस इज द मिड वेरिएंट, हाईलाइन वेरिएंट, और ये 1.0 TSI इंजन के साथ आता है, 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन। इंजन खोल के मैं दिखाऊंगा, इन सारी बातें मैं उसके अंदर करूंगा, बट फिलहाल इसके डिजाइन की अगर बात करते हैं तो 3 स्लैट ग्रिल है, जिसके अंदर बीच वाला नॉर्मल प्लास्टिक का है, ऊपर नीचे क्रोम फिनिश है। एंड ये जो ग्रिल है दिस एक्सटेंड्स एंड मर्जेस इनटू द हेडलैम्प यूनिट। सो जो लोअर ग्रिल है इसको कैरी फॉरवर्ड करती हुई एक क्रोम लाइनिंग हेडलैम्प के अंदर भी आती है। सिमिलरली आपको ऊपर भी ये सेम चीज मिलेगी। अभी मिड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट अगर होता तो उसके अंदर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं। इसके अंदर नॉर्मल सिंपल हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, लो बीम, हाई बीम, नॉर्मल बल्ब टाइप इंडिकेटर एंड ये इसके डीआरएल्स। नीचे गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं एंड फॉग लैंप्स के चारों तरफ आपको एक क्रोम सराउंड मिलेगा एंड ये क्रोम हाउसिंग एक क्रोम बार बनके इस तरह से एक्सटेंड होके पूरे दूसरे एंड तक जाती है एंड बीच में इसकी नंबर प्लेट हाउसिंग है। अगर मैं लोअर ग्रिल की बात करूं तो टिपिकल हनीकॉम्ब मैश है इसके अंदर एंड नीचे आपको इसके अंदर मिलती है एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, जो कि यूजुअली आपको सारी एसयूवीज के अंदर मिलेगी। लोगों के ऊपर अगर आप इसका बोनट देखोगे तो एक स्क्वायरिश शेप का आपको बोनट मिलेगा। इसके अंदर कोई कर्व्स नहीं है, नॉर्मल सिंपल स्ट्रेट लाइन कट्स हैं एंड थोड़ा सा एक बफ्ड अप लुक दे रखा है यहाँ से। बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे इसकी। वैसे बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इस गाड़ी के अंदर 5 स्टार GN कैब रेटिंग है, सबको पता ही है, बट फिर भी पैनल्स कितने कंप्रेस होते हैं दबाने पे वो फिर भी चेक कर ही लेंगे, क्योंकि बाकी गाड़ियों के भी करे हैं। अगर गाड़ी के साइड व्यू की मैं बात करूं तो साइड से आपको काफी ज्यादा आप कुशाक से रिजेंबल होती हुई लगेगी, बिकॉज इसके डोर पैनल्स हैं, जो ORVMs हैं, रूफ रेल्स हैं एंड शार्क फिन एंटीना है, वो सब कुशाक के साथ ही शेयर होते हैं। साइड में भी आपको बिल्कुल क्लीन लाइंस मिलेंगी गाड़ी के अंदर इस तरह से। ये देखो 1 2 3 एंड ये लाइन यहाँ से शुरू होती है फ्रंट फेंडर से एंड दे गो ऑल द वे अराउंड टिल द टेल लैम्प्स। ये मिड वेरिएंट है, इसलिए इसके अंदर आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एक बार टायर्स की प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ मैं, 205/60 R16 एंड इसमें आपको सिल्वर फिनिश्ड सिंगल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे। जो टॉप मॉडल आता है GT का उसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड दे आर डायमंड कट। फ्रंट व्हील के अंदर तो फिर भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, बट रेयर व्हील्स के अंदर डिस्क भी है, रेयर व्हील्स के अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं। अगर मैं कंपेयर करूं हाईराइडर के साथ या ग्रैंड विटारा के साथ तो उसके अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका ऐसा है कि ब्रेकिंग पावर आपको एडिक्वेट ही लगेगी, यू वोंट फाइंड इट लैकिंग। बाकी ड्राइव रिव्यू करेंगे इसका आगे चल के। गाड़ी के अंदर ये जो डोर वाइजर्स हैं दे आर नॉट स्टैंडर्ड, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। गाड़ी के अंदर मिलते हैं सिल्वर रूफ रेल्स और एक ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना।
गाड़ी की रियर लुक की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट या मैं कहूँ डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है वो है इसके इन्फिनिटी टेल लैंप्स। मतलब साइड से तो आपको सी शेप टेल लैंप मिलेगी, लेकिन बीच में आपको एक पूरी टेल लैंप की बार मिलेगी विच इज कम्प्लीटली एलईडी, और बीच में एक ये लोगो है। जिस तरह से फ्रंट में आपको एक ट्रिपल स्लैट ग्रिल मिली थी जिसमें बीच में लोगो था, उसी तरह से इसके अंदर आपको लाइट बार मिलती है जिसमें बीच में लोगो है। ये रात को बहुत अच्छी लगती है। Hyundai Venue की भी इसी तरह की एक टेल लैंप डिजाइन है विच हैज अ रनिंग एलईडी टेल बार। लाइसेंस प्लेट रिसेस जो है वो अलग से बम्पर में नहीं है जैसा कि हमने Honda WRV के अंदर देखा था। लाइसेंस प्लेट इज देयर इन द टेल गेट इटसेल्फ, एंड लाइसेंस प्लेट के ऊपर आपको यहाँ पे इसका रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, नीचे टाइगन की बैजिंग मिल जाएगी एंड TSI। जिस तरह से आपको एक क्रोम बार मिली थी सामने फ्रंट बम्पर में, सिमिलरली आपको एक क्रोम बार यहाँ पे भी मिलेगी रियर बम्पर पे। एंड जिस तरह से इसको नीचे कर्व किया हुआ है, ये एक फॉक्स डबल एग्जॉस्ट फिनिश देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साइलेंसर इसका इस तरफ है नीचे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे पीछे मिलते हैं इसके अंदर 3 पार्किंग सेंसर, एक इस तरफ, एक यहाँ सेंटर में और एक साइड में। लेकिन आगे इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है। यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स के अंदर इसके अंदर इंडिकेटर दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स का डिजाइन किस तरह का है वो दिखाने के लिए मैं गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर रहा हूँ। सामने विंडस्क्रीन के साथ इसके वाइपर्स हैं, एंड ऑब्वियसली इस कॉस्ट के अंदर एरोफिन वाइपर्स तो नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड वाइपर्स हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स देख लेते हैं एक बार। सिंस दिस द मिड वेरिएंट तो इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। तो गाड़ी का दरवाजा खुलते ही यहाँ पे आपको टाइगन नाम की स्कफ प्लेट नजर आएगी। सामने आपको मिलेगा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल फंक्शंस, मल्टीमीडिया फंक्शंस, वॉल्यूम कंट्रोल्स और ट्विन एयरबैग्स मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेंशन भी है। इंटीरियर जो थीम है इसकी ये डुअल टोन है, ब्लैक एंड सिल्वर। नीचे थोड़े से बेज एलिमेंट्स भी दे रखे हैं इस तरफ। सो मैं तो कहूंगा कि 3 टोन है, बल्कि इस तरफ बेज है, इस तरफ ब्लैक है एंड इस तरफ सिल्वर एक्सेंट दे रखे हैं यहाँ पे। सो ये सिल्वर एक्सेंट्स आप देखोगे तो यहाँ से इस तरह से रन होते हुए यहाँ पे फिनिश होते हैं, और हल्के हल्के सिल्वर फिनिशेस यहाँ पे भी दे रखे हैं। जैसे जो AC का लूवर है इस तरफ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। सेंटर कंट्रोल के अंदर सिल्वर एक्सेंट्स दे रखे हैं इस तरफ। लेकिन एक चीज है, जो इसका पार्किंग ब्रेक है इसके अंदर यहाँ बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। नहीं तो यूजुअली ये इनके साथ मैचिंग होती है जो सिल्वर एक्सेंट्स हैं। तो यूजुअली कार वाले क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कभी क्रोम यूज होता है तो यहाँ पे भी वो क्रोम टिप का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, इसको पियानो ब्लैक दे रखा है ताकि वो इसके साथ मैच हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक शाइनिंग ब्लैक फिनिश नजर आएगी आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। अच्छी बात ये है कि मैं उंगली लगा रहा हूँ तो ऐसा कुछ मुझे फिंगरप्रिंट नजर नहीं आ रहे अपने। मतलब इट डजंट गेट डर्टी अनलेस तुम बिल्कुल कोई घी वाली उंगली लगा दो तो एक अलग बात है, और नॉर्मल यूज के सिनेरियो के अंदर अगर हाथ लगाते हैं तो ऐसा मतलब इस पे कोई निशान नहीं पड़ता। सामने जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है दैट इज नॉट डिजिटल, दैट इज सेमी डिजिटल मैं कहूंगा, बिकॉज जो डायल्स हैं इसके टैकोमीटर के और स्पीडोमीटर के वो तो एनालॉग हैं, लेकिन बीच में एक पतला सा MID डिस्प्ले दे रखा है। इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है दिस इज अ 10 इंच डिस्प्ले, काफी बड़ा लग रहा है। एंड दी बेस्ट पार्ट इसकी अलग से उठा हुआ नहीं है जैसे ब्रेजा में होता है। दिस इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड इन दी डैशबोर्ड, तो कम से कम विजिबिलिटी हैम्पर नहीं होती। विजिबिलिटी के मामले में कहूँ तो काफी अच्छा है। सामने आपको बोनट नजर आता है तो आपको गाड़ी के डायमेंशंस का थोड़ा सा एस्टिमेट रहता है। हाँ, एक चीज है कि थोड़ा सा ग्लास एरिया कंपैरेटिवली बाकी कुछ गाड़ियों से थोड़ा सा कम लग सकता है। ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है। डे नाइट ORVMs हैं लेकिन दीज आर मैनुअल, दीज आर नॉट ऑटोमेटिक। LED लैंप्स हैं इसके अंदर विच एड अ ग्रेट टच। और येलो कलर की लाइट थोड़ी सी उतनी प्रीमियम नहीं लगती हैं। सनवाइजर विद टिकट होल्डर फॉर द ड्राइवर, पैसेंजर सनवाइजर विद वैनिटी मिरर। इसके ग्लव बॉक्स के बारे में मैंने सुना है कि काफी जगह है। हाँ, ठीक ठाक है, बड़ा लग रहा है। एंड दी बेस्ट पार्ट इसकी कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसके अंदर, आप देख सकते हो AC का वेंट है। गाड़ी के अंदर आपको कहीं पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज नहीं नजर आएगा, हार्ड प्लास्टिक्स का यूज है। लेकिन हार्ड प्लास्टिक भी जो यूज हुआ है ना काफी मतलब फिट एंड फिनिश ठीक है। कहीं पे ऐसा कुछ मुझे पैनल कैप्स नजर नहीं आ रहे हैं। हाथ लगा के भी ठीक लग रहा है। कुछ ऐसा यहाँ पे हल्की सी स्क्वीकिंग की आवाज आ रही है इस तरफ, बट अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो हैं दे आर वेल बिल्ट एंड वेल पुट टुगेदर। बस इधर थोड़ी सी आवाज आ रही है, बाकी तो ठीक है। सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको मिलते हैं 2 AC के लूवर्स। उसके नीचे आपको यहाँ पे सारे ब्लैक्ड आउट स्विचेस मिलते हैं, बीच में हैजार्ड वार्निंग लैंप्स मिलते हैं। उसके नीचे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर एवरीथिंग, फॉर टेम्परेचर सेटिंग, फॉर दी ऑटोमेटिक AC, फॉर दी फैन स्पीड सेटिंग। सो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस चीज़ को ऑपरेट करने में। जो फिजिकल बटन होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बट आई थिंक ये तो एक आदत की बात है। उसके नीचे मिलते हैं 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स। यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर, एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कार। इसके अंदर आपको मिलता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। काफी अच्छी फिनिश है इसकी गियर लीवर की ना। एंड जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आई थिंक इसके अंदर बैक लाइटिंग भी जलती है, दिखाऊंगा मैं गाड़ी स्टार्ट करके। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, पर ठीक है, इस प्राइस रेंज में यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट है, काफी डीप है।
बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, मतलब लेंथ एंड विड्थ में, बट डेप्थ अच्छी है। एंड आर्मरेस्ट जो है ये स्लाइडिंग है, आगे पीछे भी हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से। बाकी दरवाजे के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टोरेज एरिया काफी है, एक बॉटल बड़ी आराम से आ रखी है इसके अंदर, स्टोरेज एरिया भी ठीक ठाक है। एंड अदरवाइज भी वैसे सब कुछ ठीक लग रहा है, बट जैसे स्विच है इसमें कितना गैप आ रहा है थोड़ा, मतलब ठीक है आई थिंक, वैसे कुछ ऐसा लूज नहीं नजर आ रहा, बट थोड़ा सा और मेरे ख्याल से जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे काफी गैप्स आ रहा है, तो ये एक चीज है जो मेरे को थोड़ी सी और लगी, बट अदरवाइज फिट एंड फिनिश के मामले में इट इज फाइन, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पैनल गैप्स नहीं आ रहे। ये स्विच मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर थोड़ा प्ले हो, थोड़ा सा लूज हो, बट अदरवाइज नॉर्मली इतना ज्यादा कोई छेड़खानी करता नहीं है, दी कार इज फाइन। जो इसके अंदर के पैनल्स हैं इनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको लगेगा जैसे अगर आप टच कर रहे हो तो फिंगर अंदर पोक हो सकती है, तो ये चीज मैंने काफी सारे और भी रिव्यूज में पढ़ा था, तो उन्होंने चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी हुई थी कि इस एरिया के अंदर अंदर जो हेडलाइनिंग है इसमें थोड़ा सा इन्होंने फोक्सवैगन वालों ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो हर कंपनी को कहीं ना कहीं करनी होती है कॉस्ट कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, बट फोक्सवैगन ने कम से कम नॉर्मल जो जनरल बिल्ड क्वालिटी है, जो क्रैश सेफ्टी टेस्ट हैं, उसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। थोड़ी बहुत अगर मान लो करी भी हो तो इस तरह से जैसे स्विचेस में थोड़ा सा इन चीजों में, या थोड़ा सा इन चीजों में हल्की फुल्की करी है, जो चीजें उतनी शायद मैटर नहीं करती हैं, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई थिंक डूइंग कॉस्ट कटिंग इज वन थिंग, बट डूइंग कॉस्ट कटिंग एट द राइट प्लेसेस जिससे कि नॉर्मल आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस या आपकी सेफ्टी अफेक्ट ना हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कॉस्ट कटिंग नहीं करी है फोक्सवैगन ने, करी है बट इंटेलिजेंटली करी है। सेंटर कंसोल के अंदर जो कप होल्डर्स हैं ये भी सर्कुलर हैं शेप में, थैंकफुली स्क्वायर शेप नहीं है जिस तरह से कि मारुति की गाड़ियों में देखने को मिलता है। बात करते हैं सीट स्पेस की एंड कंफर्ट की, तो जितनी मेरी हाइट है उसके हिसाब से ये मेरी सीटिंग पोजीशन है, और मेरी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से हेडरूम सफिशिएंट है। अब अगर मैं सीट की बात करूं तो मैं यूजुअली इको स्पोर्ट चलाता हूं, मुझे कंपैरेटिवली इसकी सीट्स नैरो लग रही हैं, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लग रही हैं कि ये तो मैं बिच गया। जो थोड़ा पतला आदमी है उसके लिए ठीक है, बट जो थोड़ा सा वाइड बॉडीड आदमी है उसको शायद हो सकता है कि ये थोड़ा चुभे। वैसे जो कुशन है, जो सीट का कंफर्ट है, दैट इज एडिक्वेट। लंबर सपोर्ट भी है इसके अंदर ठीक ठाक, पर मुझे समझो इको स्पोर्ट की सीट थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लगी और थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल लगी, जबकि इको स्पोर्ट अंडर 4 मीटर कार है, दैट इज अ B2 सेगमेंट व्हीकल। बाकी शोल्डर रूम की भी अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर कोई इस तरह से गाड़ी चलाना चाहता हो, एक मुझे लगता है फोक्सवैगन ने थोड़ा ना एक ज्यादा स्पोर्ट्स कार टाइप का लुक देने की कोशिश करी है कि आदमी जो है वो थोड़ा सा हग्ड इन रहे सीट के अंदर, तो थोड़ा स्नगल्ड अप ज्यादा फील कर रहा हूं मैं, बट मेरे साइज के हिसाब से तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है दिस इज टू क्लोज टू माई बैक, एंड मेरा शोल्डर थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में अगर मैं जाऊंगा तो शायद मेरा शोल्डर इधर बार बार टच होएगा, तो मुझे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होगा। बाकी ओनरशिप रिव्यू के अंदर पता चलेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के अंदर कितनी कंफर्टेबल है। बाकी सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो ड्राइवर सीट है दिस इज 6 वे एडजस्टेबल, आगे पीछे हो जाती है, फिर उसके बाद रिक्लाइन हो जाती है, एंड हाइट एडजस्टेबल भी है। अब इसका रेंज ऑफ मोशन कितना है एक बार वो दिखा देता हूँ। आगे तो ये और भी ज्यादा जा सकती है, बट मेरे लिए इतनी ही लिमिट है। पीछे मैं देख लेता हूँ कितनी जा सकती है, काफी पीछे जा सकती है। मेरा शोल्डर बिल्कुल यहाँ पे सीट बेल्ट के लेवल पे आ चुका है। बाकी स्टीयरिंग जो है इसका ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम में आते हैं 4 स्पीकर, 1 2 3 4 दरवाजों में, और 2 ट्वीटर्स भी आते हैं इस तरफ और इस तरफ। म्यूजिक सिस्टम प्ले करके एक बार साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेंगे, एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। सो फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अब मैं अगर पीछे बैठता हूँ तो देखते हैं जगह कितनी है। काफी सारे लोग शिकायत करते हैं कि ये गाड़ी जो है ये इन कंपैरिजन टू क्रेटा एंड सेल्टॉस छोटी है। अब ये विड्थ में छोटी है वो तो चलो ठीक है, वो मैं सीट विड्थ के बारे में जब बताऊंगा तो हमें रियलाइज होगा, लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इस गाड़ी की लेंथ बेशक कम हो, बट दिस हैज द हाईएस्ट व्हील बेस इन इट्स सेगमेंट, एंड इस गाड़ी के अंदर सफिशिएंट नी रूम है। मतलब आप देख रहे हो इतना एक्स्ट्रा नी रूम है मेरे घुटने से लेके फ्रंट सीट तक, एंड हेडरूम भी ठीक ठाक है। एंड पीछे की साइड भी जो लाइटिंग है दीज आर एलईडी लैंप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो क्वालिटी निकल है ना ये इस गाड़ी में कम फील हो रहा है। जो टॉप मॉडल है जिसके अंदर सनरूफ आती है, तो उसके अंदर ये जो एरिया होता है सनरूफ का, उसमें जो फैब्रिक है इसके अंदर ढंग से फिनिशिंग नहीं दी हुई है, सनरूफ की जो रेल्स हैं वो विजिबल हैं, तो इसमें उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। आगे वो थोड़ा फिंगर पोकिंग हो रही थी, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरफ से मैं अगर देखूं तो मुझे ठीक लग रहा है हेडलाइनिंग इनका। अगर मैं बात करूं अंडर थाई सपोर्ट की, आप सीट ध्यान से देखो, सीट की जो एज है बिल्कुल यहाँ तक आ रही है।
तो अंडर थाई सपोर्ट तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी हैं, काफी गाड़ियों से बेटर है। इससे ज्यादा अगर सीट लंबी होती ना तो ये मेरे को चुभता। सो मेरी हाइट के हिसाब से दी अंडर थाई सपोर्ट इज सफिशिएंट। बैक का जो रिक्लाइन एंगल है ये भी ठीक है, हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। सो अगर मैं रिक्लाइन एंगल की बात करूँ, अच्छा लंबर सपोर्ट भी है रियर सीट्स के अंदर। बस एक चीज है कि रियर सीट थोड़ी सी अगर चौड़ी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सीट्स की जो विड्थ है ये कंफर्टेबली मैं कहूंगा कि 4 लोग बैठ सकते हैं, बीच में एक बच्चा बैठ सकता है, लेकिन एक फुल साइज अडल्ट अगर आएगा उसको बैठने में दिक्कत आएगी। एंड अगर आप देखो तो मेरे हाथ का जो लेवल है इस आर्मरेस्ट के ऊपर, ना तो ऊंचा है ना नीचा है, बिल्कुल प्लेन लेवल पे है। 2 कप होल्डर्स भी है, तो ऐसा मुझे कोई शोल्डर पेन भी नहीं होगा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में। एक चीज अच्छी करी है फोक्सवैगन वालों ने, सेंट्रल टनल देखो आप, ऑलमोस्ट फ्लैट है। मतलब जो इसकी हाइट है सेंट्रल टनल की बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपने ग्रैंड विटारा की वीडियो देखी होगी मेरी, तो सेंट्रल टनल उसका काफी ऊंचा है, इसमें बस इतना इतना ऊंचा है बस। तो अगर कोई बीच में बैठता भी है तो उसको ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अब ये सेंट्रल टनल की जो हाइट होती है ये क्यों होती है? जो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है जिसमें प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है, उसमें ये चीज इसलिए दी जाती है बीच में इस तरह से, टू गिव रिजिडिटी टू दी बॉडी स्ट्रक्चर। रिजिडिटी के लिए जरूरी होता है, उसके बावजूद भी फोक्सवैगन ने इसकी हाइट कम रखी है, विच वुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। उसको फिर उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंजीनियरिंग मैकेनिज्म से बैलेंस किया होगा टू गिव इट अ गुड स्कोर इन द क्रैश टेस्ट। सो ये होती है जर्मन इंजीनियरिंग। ये बहुत माइन्यूट सी चीज है जिसको कि काफी ज्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, बट मैं इन चीजों का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पीछे भी अगर आप रेयर डोर में देखोगे तो स्टोरेज स्पेस काफी है, फ्रंट डोर जितनी तो नहीं है, रेयर डोर्स में हमेशा थोड़ी सी कम होती है, बट इट इज सफिशिएंट। एंड यहाँ पे भी एक बॉटल आ सकती है। बाकी रियर सीट्स के लिए भी आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे एंड 2 यूएसबी टाइप सी चार्जर मिल जाएंगे। अच्छा, सामने 2 यूएसबी टाइप चार्जर नहीं है, वो लेफ्ट साइड में जो है दैट इज अ यूएसबी पोर्ट, उस तरफ वो मीडिया प्ले करने के लिए। मैंने शायद गलती से 2 यूएसबी चार्जर बता दिए। एंड इस तरफ एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है। गाड़ी के ऊपर बूट स्पेस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी छोटी है, इसकी लेंथ कम है, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। बूट स्पेस थोड़ी सी आपको कम लगेगी बाकी गाड़ियों के मुकाबले। काफी सारे जो ऑनलाइन रिव्यूज हैं उसके अंदर कुछ जगह पे 330 लीटर्स लिखा हुआ है ऑटो कार ने, बाकी कुछ आई थिंक जेग व्हील्स वालों ने 385 लीटर्स लिखा है। तो मुझे लगता है कि 385 ही होगा, 330 तो शायद थोड़ा ज्यादा कम है। तो बूट स्पेस की आप अगर देखोगे तो लेंथ एंड विड्थ कम, थोड़ी कम है, लेकिन डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी जो नेट देख रहे हो आप, ये फोक्सवैगन वालों की तरफ से ही आया था। इसको यहाँ पे हुक्स के हेल्प से इस तरह से लगा रखा है। हुक के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 kgs। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक नॉर्मल लाइट बल्ब दिया हुआ है, अंदर तो एलईडी लैंप्स है। फूट होल्डर की तो स्टेपनी भी देख ही लेते हैं। ये इसका स्पेयर व्हील है, स्टील रिम है, जैसा कि हर कार कंपनी देती है। एक बार इसका इंजन और देख लेते हैं। बूट को उठाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे को थोड़ा लाइट लग रहा है, हल्का लग रहा है, लेकिन बूट अगर मैं खोलूंगा तो कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग नजर आएगी। एक तो इसके अंदर वो इंसुलेशन शीट नहीं दे रखी, वो जो कवर होता है जो आपने काफी सारे हुड्स में देखा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोई रबर बैंडिंग नहीं है, जो कि हमने ग्रैंड विटारा में और हाईराइडर में देखा था और एक्सेल 6 के अंदर भी देखा था। उससे 2 फायदे होते हैं, पहली बात तो हाथ में चुभता नहीं है, दूसरी बात वाइब्रेशंस जो है वो कंट्रोल में रहती है। लेकिन इंजन को अगर आप देखोगे, इंजन के ऊपर कवर है, इंजन नीट है। सो इट इज अ 3 सिलेंडर 1 लीटर TSI इंजन, और इंजन प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर एंड 178 Nm टॉर्क। ये तो ऑन पेपर हो गया, बट रियल लाइफ में हाउ मच ऑफ दैट पावर एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू द व्हील्स, वो तो चला के पता चलेगा। एक बार इसका थोड़ा बॉडी पैनल्स और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब अब मैं कमेंट नहीं करूंगा कि ज्यादा है कि कम है, वरना फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। सो आई वुड लीव इट टू दी व्यूअर्स कि आप लोग खुद जज कर लो कि आपको कैसा लगता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा कंप्रेस हो रहा हो। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा स्टिफ है, ना बहुत ज्यादा ओवरली सॉफ्ट है। एक बार डोर पैनल्स का और देख लेते हैं। जो लोग यहाँ से प्रेस करेंगे वो कहेंगे बेकार है, जो लोग यहाँ से प्रेस करेंगे वो कहेंगे बढ़िया है। तो ये एक्चुअली हर कार में होता है, बिकॉज अंदर जो फ्रेम होते हैं, जो मैश होता है, वो इसी तरह का होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो जहाँ पे ब्रैकेट होता है वहां से नहीं कंप्रेस होता, जहाँ पे नहीं होता वहां से होता है। बट ओवरऑल एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करता है बॉडी का स्ट्रक्चर, वो मैटर करता है। एंड वो तो GN कैप कर चुका है, तो हम तो क्या ही चीज है।
तो ये था मेरा एक डिटेल वॉक अराउंड इस गाड़ी के बारे में। आई होप कि इस वीडियो को देख के एक ठीक ठाक कंपैरिजन मिल जाएगा दैट हाउ डज दिस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कंपटीशन। बाकी और चीजें भी बात करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। थैंक यू।